और सेपरेशन इतना स्मूथली हुआ कि ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया और इस सेपरेशन को वेलवेट सेपरेशन कहा जाने लगा। उनका परिवार शू मेकिंग को एक आर्ट मानता था और उस आर्ट फॉर्म से थॉमस अपने स्कूल टाइम से ही दो चार हो रहे थे। उन्होंने कार की असेंबलिंग प्रोसेस से इंस्पायर होकर शू मेकिंग में इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, जो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कंपनी की एग्जिस्टेंस को ही खतरा होने लगा। क्या आपने कभी वेलवेट डाइवोर्स के बारे में सुना है? नहीं सुना तो अब सुन लो। वेलवेट डाइवोर्स वो डाइवोर्स होता है जिसमें बिना किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के सेपरेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, जैसे चेकोस्लोवाकिया का 1992 में हुआ था। ये देश 1992 में दो हिस्सों में बंट गया था, जिसके बाद चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो अलग अलग देश बन गए थे और सेपरेशन इतना स्मूथली हुआ कि ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया और इस सेपरेशन को वेलवेट सेपरेशन कहा जाने लगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज किसी ऐसे देश की बात क्यों बता रही हूं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो हमारा पूरी दुनिया से है, #विश्वगुरु। लेकिन आज इसकी बात इसलिए क्योंकि एक कंपनी है जिसे कई दशकों से इंडियंस ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना रखा है। आज कहानी एक ऐसी कंपनी की है जिसको ज्यादातर इंडियंस इंडिया की ही कंपनी समझते हैं और उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि वो एक फॉरेन कंपनी है। मैं बात कर रही हूँ बाटा शू कंपनी की। जी हाँ, पूरे देश भर में मशहूर बाटा इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ और शुरुआती दौर में इंडिया का बड़ा रोल है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में एक पूरा शहर बाटा नगर नाम से बसा हुआ है। बाटा की शुरुआत करने वाले शख्स थे थॉमस बाटा, जिनका जन्म 1876 में चेक रिपब्लिक में हुआ था, जो उस टाइम चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था। थॉमस के परिवार का मेन बिजनेस शू मेकिंग था। उनका परिवार शू मेकिंग को एक आर्ट मानता था और उस आर्ट फॉर्म से थॉमस अपने स्कूल टाइम से ही दो चार हो रहे थे। क्योंकि थॉमस बचपन से शू मेकिंग में इन्वॉल्व थे, तो उनको शू मेकिंग के प्रोसेस में आने वाली सारी परेशानियां और इस बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं, ये सब थॉमस को छोटी उम्र में ही पता चल गई थी, जिनको सुधारने के लिए थॉमस के पास काफी टाइम था। थॉमस ने 23 साल की उम्र में अपने भाई और अपनी बहन को साथ में लेकर बाटा शू मेकिंग कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने शू मेकिंग प्रोसेस को लेकर कई सारे रिफॉर्म्स करे, जैसे बाटा ने अपने शू डिजाइन में कई ऐसे बदलाव किए जिससे उनके कस्टमर्स को कंफर्ट का एहसास हो सके। बाटा अपने वर्कर्स को प्रॉफिट शेयर देता था और बाटा का सबसे बड़ा मूव था शूज को दो पार्ट्स में बनाकर उनकी असेंबलिंग करना। उन्होंने कार की असेंबलिंग प्रोसेस से इंस्पायर होकर शू मेकिंग में इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, जिससे बाटा के शूज कंफर्ट के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी हो गए। इस प्रोसेस से शूज बनाने का प्रोसेस तेज और आसान हो गया। बाटा ने अपने प्रोडक्ट पर तो काम कर लिया था, लेकिन अब बारी थी ब्रांड को बड़ा बनाने की। 1931 में बाटा ने इंडिया में बाटा शू कंपनी की शुरुआत की। इस शुरुआत के लिए कंपनी ने कोन्नगर में एक बिल्डिंग रेंट करके पहली एक्सपेरिमेंटल शू प्रोडक्शन प्लांट शुरू किया। चेकोस्लोवाकिया से आए 75 एक्सपर्ट्स की टीम ने इसको शुरू किया। बाटा को पता था इंडिया में मार्केट तो है, लेकिन पैसा नहीं। लेकिन बाटा ने क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फुटवेयर इंडस्ट्री में एक नया मॉडल डेवलप किया, जिससे अच्छे और अफोर्डेबल शूज लोगों को मिले और उनकी मांग देखते देखते बढ़ने लगी। जिस टाइम पीरियड में बाटा इंडिया में आई, उस वक्त इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर था, लेकिन लोगों के दिल में एक अलग ही जुनून था। हर तरफ नई सोच, नए आइडियाज और मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल रही थी और साथ ही देश में एक जागरूकता का एहसास भी बढ़ रहा था। लोगों की सोच, रीति रिवाज के साथ साथ उनके पहनावे और रहन सहन में भी तेजी से बदलाव आ रहा था। लोगों को बाटा के शूज पसंद आने लगे और उनकी गाड़ी चल निकली। 3 साल में ही बाटा के जूतों की मांग इतनी बढ़ने लगी कि अब उनकी फैक्ट्रीज और वर्कर्स कम पड़ने लगे, जो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कंपनी की एग्जिस्टेंस को ही खतरा होने लगा। इस मुश्किल से बाहर निकाला थॉमस के परिवार के ही एक शख्स ने, जिनका नाम था जॉन एंटोनिन बाटा।
एंटोनिन ने इसका एक ऐसा हल निकाला जिससे बाटा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बाटा नगर को बसाने का सपना देखा, एक ऐसा शहर जहां बाटा के वर्कर्स को वो सभी सुख सुविधाएं मिले जो उन्हें उनके अपने शहर में मिलती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, मार्केट्स हो, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स हो, यहाँ तक कि बाटा नगर का एक खुद का न्यूज़पेपर भी निकला करता था। एंटोनिन की इस पहल से बाटा देश का एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसको आज देश के लोग अपना ही ब्रांड मानते हैं। 3 लोगों से शुरू हुई कंपनी आज 70 से ज्यादा देशों में 5000 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ फुटवेयर मार्केट का सबसे पुराना और रेप्यूटेड ब्रांड के रूप में मौजूद है। ग्लोबली बाटा की मार्केट लगभग $2 बिलियन की है। इंडिया में ही इसके 1400 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर घर के बड़ों की सैंडल तक बाटा ब्रांड हर जगह छाया रहा। लेकिन अब जैसे जैसे नए ट्रेंड्स और मार्केट में बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, बाटा की चमक थोड़ी फीकी पड़ती जा रही है। मैंने तो अपने स्कूल टाइम में बाटा के ही शूज पहने हैं। आप कौन से पहनते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए हिस्टोरिकल किस्से के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और स्टूडियो धर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।